एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों ही ऑफिस के बाद शॉपिंग करने के लिए जाते हैं अपने बेसिक सामान लेने के लिए, जिसे ऐसे देखकर शाओनिंग बोलती है कि यूहेंग की प्रोफेशनल साइड के अलावा एक ह्यूमन साइड भी है। घर जाकर अभी लोग शाओनिंग का सारा सामान एडजस्ट करते हैं और उसके हिसाब से डेकोरेशन भी चेंज कर लेते हैं। अब जब अगले दिन ये दोनों साथ में कंपनी में जा रहे होते हैं तो शाओनिंग उसे ऑफिस से पहले ही कार रोकने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं अभी लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहती। जब होयंग इसका रीज़न पूछता है तो कहती है कि हम लोग इतनी जल्दी एक साथ आए हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। साथ ही बोलती है कि उसे एक अच्छा दिन मिला है जिसमें वो दोनों सर्टिफिकेट लेने के लिए जा सकते हैं। तो बोलता है कि ठीक है, उस दिन सर्टिफिकेट लेने के लिए चलेंगे और अब दोनों अलग अलग ऑफिस में पहुंचते हैं। शाओनिंग सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन वो लोग उसे शांत होने के लिए कहते हैं। सभी वहाँ पर एंट्रेंस पर होते हैं और ऐसा माहौल देखकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग यह डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए कौन है, क्योंकि जाओ और शेंग दोनों को ये कंसिडर नहीं किया गया है और वो दोनों ही सामने खड़े हुए थे। वो सोच रही थी कि आखिर इन दोनों से भी ज़्यादा कैपेबल कौन हो सकता है। तब ये कलीग बोलती है कि कहीं यीशिंग तो नहीं है सेकंड डिपार्टमेंट से। यीशिंग भी अब वहाँ पर सभी लोगों के लिए फ्रूट्स देने के लिए आता है, जो देखकर जाओ और शेंग दोनों उसे बोलते हैं कि आज वो इतना खुश होकर यहाँ पर क्यों आया है। जाओ बोलता है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 डिपार्टमेंट है ना, तो यहाँ की सीट तो नहीं लेने के लिए आए तुम। अब वो फ्रूट्स खाते हुए उन्हें बोलता है कि तुम लोग यार सच में कितना ज़्यादा काम करते हो, एक बार भी नहीं हारे। लेकिन तुम्हारे कलीग्स का तो सोचो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डिपार्टमेंट्स मर्ज कर दें। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं जो कि यूहेंग के टीचर थे। वो यूशिंग से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अब हमें यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए। तो यूशिंग बोलता है कि भला मेरे से कैपेबल और कौन हो सकता है। तभी प्रेसिडेंट वहाँ पर यूहेंग को बुलाता है, जिसे देखकर शाओनिंग पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। वो किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती है, जहाँ पर शेंग उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी कलीग्स जाओ के पास आकर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे ये नया लड़का आकर ये सीट ले रहा है, ये पोस्ट तो तुम डिजर्व करते हो ना, हम भला इसे हेड कैसे मान ले, हमें ना कुछ करना चाहिए। तो जाओ कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या कैसे प्रेसिडेंट उसे बैकअप कर रहे हैं, वैसे वो हैंडसम तो बहुत है, जिस पर उसके कलीग्स भी हाँ बोलते हैं। तभी उनमें से एक शाओनिंग से इसके बारे में पूछता है तो वो शॉक हो जाती है, लेकिन शेंग उन सभी को ऐसे गॉसिप करने के बजाय काम पर फोकस करने के लिए कहती है और सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। अब शाओनिंग हैंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो जब उसे देखता है तो रिप्लाई देने ही वाला होता है, उसी वक्त उसे याओ का कॉल आ जाता है। वो बोलता है कि उन्हें किसी सुपरविजन के लिए जाना है, बस तुम ही मिसिंग हो। तो हैंग कहता है कि मैं बस अभी आ रहा हूँ। अब निंग उसका वेट कर रही होती है, तभी उसे मैसेज आता है कि मैं बिजी हूँ तो अभी नहीं मिल सकता। तो शाओनिंग बोलती है कि अभी तो तुम हेड बने भी नहीं और बिजी हो गए, फिर काम पर लग जाती है। फिर जब वो शेंग और अपने कलीग्स के साथ लंच कर रही थी तो किसी और डिपार्टमेंट की लड़कियों की बातें सुनती है जो कि उनकी साइड में ही होती है। वो यूहेंग की बातें कर रहे थे कि वो डिपार्टमेंट कितना खुशकिस्मत वाला है ना, कि उन्हें काम करते हुए इतना हैंडसम चेहरा देखने को मिलेगा। दूसरी लड़की बोलती है कि लगता है वो अभी तक सिंगल है। अब उनका खाना हो गया था इसीलिए वो उठकर चली जाती है, जिन्हें देखकर शेंग बोलती है कि ऐसे कभी प्यार में मत पड़ना, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी लड़की के पीछे भागना चाहिए, वो भी ऑफिस रोमांस में। तुम लोगों को ना उस लोगों को एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि लास्ट में उसे ऑफिस रोमांस की वजह से जॉब छोड़ना पड़ गया था। जो सुनकर बेचारी निंग इस बात के बारे में सोचने लग जाती है। अब जब यूहेंग का काम खत्म होता है तो शाओनिंग को मैसेज करता है कि हम साथ में घर वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा और तुम्हें जो बात करनी थी हम रास्ते में कर लेंगे। पर वो बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। अब शाओनिंग ऑफिस के बाद अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाती है वेजिटेबल वगैरह खरीदने के लिए। उसकी मॉम उसे बता रही होती है कैसी सब्जियां खरीदते हैं, जिस बीच डैड उन्हें टीज करते हैं और कहते हैं कि यूहेंग को तो ऑलरेडी खाना बनाना आता है ना, तो निंग को सिखाने की भला क्या ज़रूरत है, वो उसके लिए बनाएगा ना। इस पर मॉम कहती है कि अभी उसकी शादी हो गई है तो उसे भी खाना बनाना आना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तभी शाओनिंग उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि यूहेंग को खाना बनाना आता है। इस पर डैड कहते हैं कि आजकल मोस्टली लड़कों को खाना बनाना आता है ना, इसलिए मुझे लगा, जिस चीज़ पर मॉम भी हाँ बोलती है। अब जैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं तो इन्हें खाने की स्मेल आती है और यूहेंग इनके किचन से बाहर निकलता है, जो कि टेबल पर खाना लगा रहा था। वो इन लोगों को बैठने के लिए कहता है। शाओनिंग तो उसे यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और उससे बात करने के लिए किचन में जाती है, जिन्हें ऐसे देखकर मॉम कहती है कि पक्का इनके बीच में कुछ तो हुआ है। डैड कहते हैं कि छोटा सा झगड़ा होगा ना, उन्हें खुद से हैंडल करने दो। इधर निंग यूहेंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने पेरेंट्स के पास जा रही हो, तो मैं यहाँ पर आ गया।
शॉनिंग बोलती है कि तो मेरे पेरेंट्स हैं ना। तो यंग बोलता है कि अभी मेरे भी पेरेंट्स हुए और पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी, पर वो कहती है कि अब ये पेरेंट्स हैं, हम बाद में बात करेंगे। अब जब ये लोग साथ में डिनर कर रहे थे तभी युएंग उसे खाने के लिए फिश सर्व करता है, लेकिन वो बोलती है कि वो फिश नहीं खाती क्योंकि उसके अंदर कांटे होते हैं। हैंग अब उसे मैसेज करके पूछता है कि आखिर क्या बात है, पर वो उसे अभी के लिए खाने पर फोकस करने के लिए कहती है। जिन्हें ऐसे देखकर मॉम बोलती है कि बहुत हो गया, अभी बताओ कि क्या बात है। अभी हैंग उन्हें बताने वाला होता है कि उसे एक दूसरे जॉब का ऑफर आया है, उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, पर शाओनिंग इस बात को रोकने के लिए अपने डैड से बोलने लग जाती है कि वो जो पड़ोस वाले अंकल हैं ना आपको बुला रहे थे, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। डैड समझ जाते हैं कि वो लोग अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो मॉम को भी अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर यहाँ से चले जाते हैं। पर दरवाजे के बाहर दोनों कान लगाकर सुन रहे थे कि आखिर क्या बात हो रही है। इधर शाओनिंग बोलती है कि तुम अभी ये क्या बताने के लिए जा रहे थे, तो वो कहता है कि उन्हें सच बता रहा था। तो बोलती है कि उन्हें ये बता रहे थे कि तुम मेरे बॉस बनने वाले हो और तुम्हारा ऑफिस रोमांस के बारे में क्या ख्याल है, पर मैं नहीं चाहती कि मैं हर टाइम डर में रहूं कि कहीं हमारे रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता तो नहीं चल गया, क्योंकि तुम्हें तो सपोर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट है, लेकिन मेरी तो जॉब भी परमानेंट नहीं है। अगर इस सब की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी तो हम इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। युएंग बोलता है कि तुम्हें इस सब की चिंता हो रही है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, तुम अभी इसे तोड़ना चाहती हो, आखिर तुमने इसे समझ कर क्या रखा है। इस पर शाओनिंग बोलती है कि हम लोग अटैच नहीं हुए ना अभी एक दूसरे से, तो आराम से इसे तोड़ सकते हैं। पर युएंग उसकी बात नहीं मानता। जिस बीच बातों ही बातों में वो अचानक से फिश खा लेती है और उसके गले में एक बोन अटक जाती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। ये देखकर पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं, पर युएंग उन लोगों को डिनर करने के लिए बोलकर शाओनिंग को हॉस्पिटल में लेकर जाता है उसकी बोन निकलवाने के लिए। दूसरे रूम के अंदर एक पेशेंट काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिस वजह से शाओनिंग को काफ़ी डर लग रहा था, जिसे ऐसे देखकर बेचारा युएंग भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसका बोन निकल जाता है तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, और उसे ऐसे केयर करता हुआ देखकर नर्स शाओनिंग से बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड लगता है तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है, जिस बात पर दोनों सर हिलाते हैं। अब जैसे ही दोनों कार के अंदर जाते हैं तो युएंग उसे बताता है कि उसे प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट कुछ रीज़न की वजह से दी है, और याद करता है जब प्रेसिडेंट ने उसे कहा था कि इस डिपार्टमेंट में जो शिंग और साओ है वो दोनों ही हर टाइम फाइट में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें से किसी एक को ये पोस्ट नहीं दे सकते, और ये शिंग कब से दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना चाहता है, जो कि नहीं हो सकता। युएंग पूछता है कि क्यों नहीं हो सकता, तो बताते हैं कि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम्हें बस 1 साल वहाँ पर रहकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद तुम अपने डिपार्टमेंट में वापस आ जाना। तो बोलता है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊँगा। युएंग अब शाओनिंग से बोलता है कि मैं इस काम को 2 रीज़न की वजह से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। पहला कि मैं अब्रॉड पढ़ना इसी रीज़न की वजह से जा पाया क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और मेरे लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। शाओनिंग अब उससे दूसरा रीज़न पूछती है तो वह हेजिटेट होकर बताता है कि मेरी मॉम के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन की वजह से कुछ नए एक्सपेंसिव मेडिसिन उन्हें देने होंगे, जिस चीज़ के लिए उसे पैसे चाहिए थे, और अगर मैंने वहाँ पर सिचुएशन अच्छे से हैंडल करी तो इसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा। जो सुनकर निंग बोलती है कि वैसे तो ये दोनों ही रीज़न रीज़नेबल है, पर मैं अब टाइम लेकर इस बात के बारे में सोचना चाहती हूँ, और कहती है कि तुम भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो। युएंग ओके बोलते हैं और उसे ज़्यादा टाइम तक इस बारे में सोचने से मना करता है। रात के वक्त अब जब वो अपने स्टडी रूम में होता है तो प्रेसिडेंट से बात कर रहा था कि वो अपने कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में अच्छा है, वो कहीं और ट्रांसफ़र नहीं चाहता, और अपने मॉम की मेडिसिन के पैसों के लिए मैं कुछ और काम देख लूँगा। जो चीज़ शाओनिंग सुन लेती है और अपने रूम में जाकर इसके बारे में सोचती है कि उसके रीज़न सारे वैलिड है, वो सिर्फ मेरी वजह से एक अच्छा मौका गवा दे, ये ठीक नहीं है। अगले दिन वो उसे जाकर बताती है कि तुम्हें मेरी वजह से इस ऑफ़र को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं 27 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी भी एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। लेकिन रात भर इस सब के बारे में सोचने के बाद मैंने प्लान किया कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं 1 साल का, जिसमें हम दोनों अपने लिए गोल सेट करेंगे, और अगर किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो जो गोल पूरा नहीं कर पाया वो वहाँ से चला जाएगा। युएंग बोलता है कि हमारी जो मैरिज है वो हम इस कंडीशन के बाद ही ऑफिशियली करेंगे। तो इस चीज़ पर दोनों एग्री करते हैं और एक एग्रीमेंट पेपर दोनों अपने गोल्स लिखते हैं। निंग बोलती है कि वो एक रेगुलर एम्प्लॉय बनकर दिखाएगी और 10 मिलियन का डिपॉजिट लेकर आएगी। युएंग बोलता है कि वो डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डबल करेगा। निंग बोलती है कि क्या ये पॉसिबल है, तो युएंग कहता है कि मैं हूँ ना। तो शाओनिंग बोलती है कि फिर फेयर रहने के लिए मैं भी 50 मिलियन डिपॉजिट कराऊंगी, और अपने अपने एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। अगले दिन अब जब ये लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो गलती से एक दूसरे के आईडी कार्ड लेकर चले जाते हैं,
ऑफिस में जब प्रेसिडेंट सभी लोगों को यूहेंग से मिलवा रहा था तो सभी लोग पोलाइट बिहेव करते हैं, लेकिन उनके जाते ही कोई भी यूहेंग को ढंग से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। जिस भी शाओनिंग का ध्यान अपने आईडी कार्ड पर जाता है तो उस पर यूहेंग की फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर वो उसे एकदम से छुपा लेती है। यूहेंग अब सभी लोगों से फेमिलियर होने के लिए सबसे पहले खुद को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करता है और उन लोगों को भी एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। साथ ही सभी को अच्छे से काम करने के लिए बोलता है। अब जब वो अपने ऑफिस में आकर सभी की प्रोफाइल देख रहा था तभी वो वहाँ से शाओनिंग को देखने लग जाता है। उस वक्त शाओनिंग भी उसे ही देख रही थी, जो उसे अपना कार्ड दिखाती है, जिससे वो समझ जाता है कि उनके कार्ड एक्सचेंज हो गए हैं। फिर जब शाओनिंग और लिंग साथ में लंच कर रहे होते हैं जहाँ पर दोनों ही हैंग की बातें कर रहे थे, उसी वक्त वो वहाँ पर आ जाता है और बातों ही बातों में सीक्रेटली टेबल के नीचे से अपना कार्ड उससे एक्सचेंज कर लेता है। बाद में फिर वो सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है जहाँ पर सिर्फ शिंग की टीम आई हुई थी, तो यूहेंग जाओ की टीम को भी उनका वेट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद अब जाओ और उसके साथी भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। यूहेंग बोलता है कि हो गया ना सब कुछ, जिस पर वो हाँ बोलते हैं। तो यूहेंग उठकर मीटिंग खत्म हो गई ये बोलकर रूम से बाहर चला जाता है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन फिर वो वापस आकर बोलता है कि हम लोग एक वीचैट ग्रुप बनाएंगे जिसमें मीटिंग का टाइम और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे अगली बार कोई भी लेट नहीं आएगा। ये बोलकर चला जाता है। जाओ अब जब अपने डेस्क पर आता है तो बोलता है कि लोग इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखो तो कितना एटीट्यूड दिखाकर हमसे बात कर रहे हैं। फिर जब रात में शाओनिंग और हैंग साथ में खाना खाते हैं, जहाँ शाओनिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा काम ठीक से स्टार्ट हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर वो बोलता है कि एम्प्लॉयज़ की बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम में। अब जब वो बर्तन धोने के लिए जा रहा था तो वो उसे रोक देती है और बोलती है कि आपसे हम लोग काम डिवाइड कर लेंगे, तुमने खाना बनाया तो मैं बर्तन धो दूंगी, जिस चीज़ पर वो ओके बोलता है। अब जब वो खड़े होकर डिशेज वॉश कर रही थी तभी उसके अंकल में दर्द हो रहा था। जहाँ हैंग के पूछने पर वो बताती है कि उसके नए शूज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर हैंग उसके शूज़ लेता है और उनमें एक कंफर्टेबल क्लॉथ वगैरह लगा देता है ताकि आगे से उसके पैर में उन्हें पहनने से प्रॉब्लम ना हो। इधर शाओनिंग ऊपर वाले ड्रॉअर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी ऊंचा होता है, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। ये देखकर यूहेंग पीछे से आकर उसे निकाल देता है। अब जैसे ही शाओनिंग टर्न होती है तभी एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है, जिस वजह से दोनों थोड़ा सा शाय होते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन शाओनिंग और लिंग दोनों ही बाहर मिलते और बात कर रहे थे। लिंगो से बताती है कि रात को क्या हुआ, तो लिंगो से पूछते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, पर वो बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ, हम अपने रूम में जाकर सो गए। जिस पर लिंग कहती है कि तुम दोनों एक साथ हो, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम है। पर शाओनिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी वक्त शाओनिंग को मैसेज आ जाता है कि उनकी अभी मीटिंग है, इसीलिए शाओनिंग उसे बाय बोलकर जाने लगती है। लिंग बोलती है कि ये शूज़ तो तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहे थे ना। वो बोलती है कि अभी तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है इन्हें पहनकर, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यूएंग ने इन्हें ठीक कर दिया है। इधर यूएंग सभी एम्प्लॉयज़ से रिपोर्ट लेता है कि वो इस मंथ कितना रेवेन्यू का गोल रखते हैं और वो किसको टारगेट कर रहे हैं। हर कोई उन्हें बता रहा होता है। फिर वो आखिर में जाओ से पूछता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, सिर्फ 4 ही एंटरप्राइजेस को हैंडल कर रहे हो। इस पर वो हाँ कहता है। तो यूएंग कहता है कि ये नहीं चलेगा, अब से हर एक मंथ एक एंटरप्राइज ऐड करो, जिसकी इस बात पर उसे हाँ बोलना पड़ता है। लिंग भी उसे अपना गोल अब बता रही होती है, तो वो उसे बोलता है कि अगर तुमने ये गोल पूरा नहीं किया तो तुम्हें 6 महीने में रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर ओके बोलती है, क्योंकि उसी ने घर पर यूहेंग को ऑफिस में उसे फेयरली ट्रीट करने के लिए बोला था। यहाँ से फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि रिसेप्शन में होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि थोड़ा टेंस लग रहा था। वो उसे कहता है कि यहाँ पर बैंक में उसका एक फ्रेंड काम करता है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। पर उसे मना करती है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है। अब जैसे ही वो पर्सन एक एम्प्लॉय को अंदर जाते हुए देखता है तो वो भी सभी लोगों को धक्का देकर भागकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और लिंग सिक्योरिटी को उसका पीछा करने के लिए बोलती है। वो पर्सन अब यहाँ से सीधा लिंग के डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो 2 एम्प्लॉयज़ से बोलता है कि ये लोन वाली जगह है ना, मुझे उस बारे में बात करनी है। लेकिन वो एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं होता, आप नीचे जाकर बात कीजिए। ये सुनकर वो आदमी चाकू निकाल लेता है और कहता है कि वो लोन मैंने नहीं लिया। उसी वक्त शाओनिंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इतने सालों से कस्टमर्स को हैंडल करते हुए आ रही थी। वो पर्सन यहाँ पर उसे बताता है कि मेरे ब्लाइंड डेट वाले कंपनी ने कहा था कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम लोगों ने भी मुझे ये लोन दे दिया और वो लड़की मेरे पैसे लेकर भाग गई और अभी ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं भला कहाँ से पैसे लेकर आऊँ। यूएंग भी इधर की तरफ ही आ रहा था, जो चीज़ वो पीछे से देख लेता है। वो शिंग को सिक्योरिटी को बुलाने के लिए बोलता है और शाओनिंग की तरफ इशारा करता है।
शाओनिंग अब उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि वो नाइफ नीचे रख दे। वो उसे डिटेल वगैरह पूछने लग जाती है ताकि वो उसका लोन कैंसिल करवा सके। जिस बीच युएंग पीछे से आकर उसे नाइफ छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ले पाता, जो देखकर उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अब नाइफ लेकर शाओनिंग की तरफ उसे मारने के लिए जा रहा था, लेकिन युएंग बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर एक काफ़ी बड़ा कट लग जाता है, जो देखकर वो पर्सन खुद भी काफ़ी घबरा जाता है। उसी वक्त सिक्योरिटी भी आकर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में शाओनिंग, जाओ और शेंग सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जहाँ अंदर डॉक्टर युएंग को ट्रीट कर रहे थे। जाओ शाओनिंग से बोलता है कि तुम्हें ऐसे अकेले उस कस्टमर को हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर मैं वहाँ पर होता तो उसे आराम से हैंडल कर लेता। जिसकी इस बात पर शाओनिंग और शेंग दोनों ही यकीन नहीं करते। तभी डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है कि कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिस सबके बीच में शाओनिंग चुपके से अंदर आ जाती है। वो युएंग के पास आकर बैठ जाती है और उसे पूछती है कि वो अभी कैसा है, तो बताता है कि ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम मेरी चिंता मत करो। और उसे बोलता है कि तुम भला अकेले कैसे उस आदमी को हैंडल करने लग गई थी। तो वो कहती है कि मैं पहले लेबर डिपार्टमेंट में काम करती थी, ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, तो बस मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। पर वो उसे बोलता है कि अगली बार ऐसा कभी मत करना, जिस पर वो ओके बोलती है। उसी वक्त अंदर के दोनों भी आ जाते हैं, पर शाओनिंग को नहीं देख पाते क्योंकि उसके आगे कर्टेन लगा हुआ था। अब जैसे ये लोग कर्टेन खोलने वाले थे, तभी युएंग उठकर खड़ा हो जाता है। जाओ से पूछता है कि शाओनिंग कहाँ पर है, तो शेंग यहाँ पर उसे फ़ोन लगाने लग जाती है, पर वो अपना फ़ोन साइलेंट कर लेती है। अब जब वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद वो ना बाहर चली गई होगी। शेंग बोलती है कि यहाँ पर हैंग को थोड़ा सा और टाइम रुकना पड़ेगा, तो वो कहता है कि जाओ मेरे साथ रुक जाएगा, तुम चली जाओ। तो वो ओके बोलकर चली जाती है। इन लोगों के जाने के बाद शाओनिंग अब बाहर आती है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई थी, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड लो सीजिंग, जो कि उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, वो उसे देख लेता है। जैसे ही वो उसके पास जाने वाला था, तभी शिंग कार लेकर आ जाती है और शाओनिंग उसमें बैठकर चली जाती है। चाओ शिंग उसे समझा रही थी कि अगली बार से ऐसा कुछ मत करना, ये ठीक नहीं है। हैंग तुम्हें बचाने के लिए आया, जिस वजह से उसे चोट लग गई, और अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा कौन लेता। जिसकी इस बात पर निंग हाँ बोलती है और पूछती है कि ब्लाइंड डेट लोन का क्या सीन है। तो शिंग बताती है कि ये लोन जो जियांग है उसने स्टार्ट किया था, जिसे ब्लाइंड डेट करने वाले 2 लोग मिलकर लोन ले सकते हैं। निंग कहती है कि अभी तो वो नहीं है ना यहाँ पर। तो शिंग बोलती है कि पर वो लोन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जाओ हैंग के साथ में होता है, जहाँ पर हैंग भी उसे इस केस के बारे में बात करता है और बोलता है कि तुम भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे ना। इस पर जाओ बोलता है कि मेरे तो सिर्फ थोड़े बहुत ही काम थे, वो मैंने किए थे, तुम मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। युएंग कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इसे सॉल्व करो। जो सुनकर पहले तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर ये चीज़ सॉल्व करने के लिए वो यहाँ से निकल जाता है। जब बार उसे सिजन दिखता है, तो वो उसे बोलता है कि मेरे फ्रेंड की आईबी ड्रिप खत्म हो गई है, तो उस पर ध्यान रखना। अब जैसे सिजन देखता है कि अंदर कौन है, तो वहाँ पर यूहोंग था। जाओ अब जब कार में होता है तो वो शिंग को कॉल करता है। उसे कहता है कि अगर तुम ऑफिस में हो तो मेरे डेस्क पर एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, उसे सेंड कर दो। शिंग कहती है कि मैंने एक डॉग पाला है जिसे डायरिया हुआ है और उसका मसला मुझे क्लियर करने के लिए जाना है, ये बोलकर फ़ोन रख देती है। अब जाओ बोलता है कि कहीं ये लोन वाली प्रॉब्लम के लिए तो कुछ करने नहीं जा रही है ना, अगर ऐसा होगा तो उसे ज़्यादा मेरिट मिलेगा। अब जल्दी से ड्राइव करने लग जाता है। इधर शाओनिंग भी शिंग से पूछती है कि क्या हम कंपनी में नहीं जा रहे, तो बताती है कि इतनी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। जैसे ही कार पार्क कर रही होती है, तो कार के ट्रंक में से वो स्नीकर और जैकेट वगैरह निकाल कर पहन लेती है। जहाँ उसकी कार में इतने सारे कपड़े देखकर शाओनिंग तो शौक हो जाती है। शिंग अब यहाँ पर उसे अपने साथ में अच्छे से एक्टिंग करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जाओ भी आता है, अपनी वॉच निकाल कर उसे पॉकेट में रख देता है और ये दोनों ही वहाँ उस ब्लाइंड डेट वाली बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ होती है वो इन्हें क्लाइंट समझ कर इनके पास आ जाती है। उनमें से एक शाओनिंग को पहचान लेती है और कहती है कि आप तो कुछ दिनों से आई नहीं हो, आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान मिल गया है। वो अब यहाँ पर यूहेंग का नाम बोलने ही वाली थी, पर तभी शाओनिंग उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे तुमसे ना कुछ काम था। फिर वो उस साइड में लेकर चली जाती है। ये दोनों भी अब अलग अलग एम्प्लॉय से इंक्वायरी करने के लिए चाहते हैं। जिस बीच एक एम्प्लॉय शाओनिंग को अपने बोर्ड की तरफ लेकर जाती है, जहाँ पर उसका और यूहेंग का साथ में फ़ोटो लगा हुआ था, जिसे देखकर वो फ़ोटोज़ निकाल कर अपने पास रख लेती है ताकि जाओ या फिर शिंग उन्हें देख ना ले। अब जब वो बैठी होती है तभी एम्प्लॉय वहाँ पर आती है और बताती है कि हमने ना आपके लिए कुछ लोगों को ढूंढा है। उसी वक्त शिंग भी वहाँ पर आती है और एकदम से अलग बिहेव करने लग जाती है। वो निंग को सिस्टर कहकर बुलाती है कि मैं भी ना अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही हूँ। जिस बीच वो यहाँ पर उनसे लोन की इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेती है, जो सारी चीज़ें वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही
रही थी। एम्प्लॉय बताती है कि उनकी ओनर और उस रियो कंपनी के जो जियांग है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जियांग काफ़ी अच्छे तरीके से एक्ट करती है, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। दूसरी तरफ जाओ भी ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट था उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। ये काम होने के बाद दोनों फिर से बाहर मिलते हैं, जहाँ पर जाओ कहता है कि तुम कोई मौका नहीं छोड़ती ना, अभी भी मेरे ऊपर ट्रैम्पल करके ऊपर चढ़ना चाहती हो। तो अपना जैकेट निकाल कर बोलते हैं कि तुमने चांस दिया तो मैंने ले लिया ना, और आगे मैं चांस दूँ तो तुम ले लेना। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आता है तो शिंग उसे हक कर लेती है और इनसे कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ डेट के लिए, जिसे देखकर जाओ बोलता है कि ऐसी विशेष लड़की का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है क्या। इधर यूहेंग प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पर ये दोनों भी इस लोन केस के बारे में बात कर रहे थे। वो उसे कहता है कि क्या ये जाओ भी इसके अंदर मिला हुआ है, पर यूहेंग कहता है कि वो लेजी ज़रूर है लेकिन अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, और चाहे वो मुझे फॉलो करे या फिर ना करे, लेकिन अभी मैं उसे ये सॉल्व करने के लिए दे दिया है तो वो इसे सॉल्व कर लेगा। मुझे भी उसका काम देखने के बाद पता चल जाएगा कि वो कैसा इंसान है। इधर शाओनिंग घर पर आकर यूहेंग को आवाज़ लगाती है तो वो भी उसे आवाज़ लगाकर अंदर बुलाता है और उसे अपने कपड़े निकालने में हेल्प मांग रहा था, जहाँ पर शाओनिंग उसे बताती है कि कैसे उस ब्लाइंड डेट वाली जगह पर गई थी और वहाँ पर उन दोनों का फोटो लगा हुआ था जिसे उसने निकाल लिया। यूहेंग उससे बोलता है कि आज रात ना हम लोग बात करेंगे। ये सुनकर उसे कल की बात याद आ जाती है कि कैसे उनका एक्सीडेंटली केस हो गया था, और बोलती है कि मुझे ना मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, ये बोलकर चली जाती है। जिस पर यूहेंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं तो घर की ड्यूटीज डिफाइन करने की बात कर रहा था, लेकिन शाओनिंग कुछ और समझकर वहाँ से चली गई होती है। अब जब शाओनिंग लिंग के साथ जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रही थी तभी लिंग बोलती है कि यूहेंग तुम्हें बचाने के लिए खुद बीच में आ गया, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी तरह तुम्हें सिर्फ अपना रूममेट समझता है। शाओनिंग बोलती है कि फिलहाल हमारे बीच में कुछ नहीं है और शायद अगर उसकी जगह पर कोई और भी होता तब भी वो ऐसे ही हेल्प करता। लिंग अब उसे बताती है कि तुम्हारे एक्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था ये पूछने के लिए कि तुम्हारे और यूहेंग के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। शाओनिंग कहती है कि अच्छा किया। अब जब निंग घर जा रही होती है तभी वो बीच में यूहेंग को देखती है, जहाँ उसके पूछने पर यूहेंग बताता है कि लेट हो गया था इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। अब दोनों ही साथ में घर जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उससे पूछती है कि आज अगर मेरी जगह पर वहाँ पर कोई होता तो क्या तुम उसके लिए भी यही करते। इस पर यूहेंग कहता है कि दूसरों के लिए मैं सिर्फ बॉस हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हस्बैंड बनने वाला हूँ तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जो सुनकर शाओनिंग अब घर पहुंचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि अगर कोई पर्सन अपने बारे में सोचे बिना तुम्हारी हेल्प करे तो ये बहुत ही अच्छा है, जिसकी ये पोस्ट यूहेंग भी देखकर खुश हो रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।